बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कोरोना वायरस एक मुअम्मा बन गया है, एक कलंक का टीका बन गया है। आज हम इस पूरे के पूरे कहानी का एंड भी बयान करेंगे आपके सामने। कोरोना वायरस का तारुफ ये है कि पहले हम हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जान जाएं कि वायरस का क्या मतलब है। वायरस का लफ्ज़ी मतलब, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी मतलब है लिक्विड, माया या जहर, या सादा लफ्ज़ में समझे कि ऐसी शय जो माया भी हो और जहर भी हो। ये इंसानी जिस्म से 50 लाख गुना छोटा होता है और ये किसी आम माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये नज़र आता है। ये डेड होता है, ये नॉन लिविंग और लिविंग की एज पे होता है। एक अलग से एक किंगडम है इसमें ना जिंदों की पूरी खुसूसियात पाई जाती हैं, ना ही मुर्दों की पूरी खुसूसियात पाई जाती हैं। लेकिन जब तक ये इंसान के जिस्म के अंदर जाके इंसान के लंग्स में जो है वो नहीं पहुंचता, तब तक ये मुर्दा ही रहता है। इंसान के जिस्म के फेफड़ों के खुलियों की तीसरी हिफाजती तह को पार करने के बाद ये वहाँ पे राइबोसोम से जो है वो प्रोटीन्स चोरी करता है। वो प्रोटीन्स लेके खुद को ताकतवर बनाता है और फिर ये वहाँ से जिंदों की खूबसूसियात इसमें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो है ना कोरोना वायरस, ये हमारे फिर ये प्रोडक्शन शुरू कर देता है। इस वक्त ये वबा लगभग 15 लाख से ज़्यादा अफराद इसका निशाना बन चुके हैं, इसके मरीज़ हैं, और हज़ारों की तादाद में इटली में और फ्रांस में और अमेरिका में और चाइना में अमवात हो चुकी हैं। ये शुरू चाइना से हुआ, जो चाइना के एक शहर वुहान से हुआ, जहाँ पे 2-2.5 करोड़ की आबादी है। इसके साथ बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी ह्यूमर्स, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो है ना, उन्होंने भी जन्म लिया। हम सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे इस एपिसोड में साइंटिफिक सब्जेक्ट को पे से इधर उधर नहीं होंगे। हम फोकस रहेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या कहती है, हम फोकस रहेंगे कि वायरोलॉजी इसमें क्या कहती है। हम सीडीसी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल जर्नल, इनसे या कोक्रेन ने जो रिसर्चेस पेश किए उनसे नीचे नहीं आएंगे। ये जो बहुत मुस्तरद तरीन इदारे हैं, हम सिर्फ इनकी ही बात करेंगे और WHO की भी बात करेंगे, लेकिन उसका रेफरेंस नहीं देंगे। उसके किसी रेफरेंस को हम मान नहीं रहे हैं। वो हम उसका जहाँ भी उसे कहीं कोट करेंगे तो उसके किसी जुर्म को ही कोट करेंगे या उस पर जो एलिगेशन है उनको कोट करेंगे। तो कैसे पता चलता है कि इंसान को वायरस हो? किसी ने अपनी आंख से देखा है? ऐसा कम से कम पाकिस्तान की 22-24 करोड़ आवाम में से कोई एक डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथिक डॉक्टर, साइंटिस्ट, बायोलॉजी का माहिर, माइक्रोबायोलॉजी का माहिर ऐसा नहीं है जिसने कोविड-19 को अपनी आंख से देखा हो। थोड़ी देर के लिए एक और तस्वुर समझ आएगी कि कोरोना वायरस और कोविड-19 दो अलग-अलग एंटिटीज़ हैं। कोरोना वायरस जो है इसकी और भी फैमिली है, जिसमें 2, 4, 5, 10, 20 और भी वायरसेस हैं जो इसी छतरी के नीचे आते हैं। कोविड-19 इसके अलावा एक अलग से एंटिटी है। तो जब कोई कोरोना वायरस से मरता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोविड-19 से मर गया है। कोविड-19 से मरना, जैसे किसी को आप खंजर से कत्ल करे कोई किसी को, और कोई किसी को गोली मार के बुलेट से कत्ल करे, तो दोनों में फ़र्क है। या कोई अगर दिल के मरज में बीमार होकर मरे वो और है, और जो टीबी से मरे वो और है। तो वजह इंतकाल जो है वो फ़र्क हो जाती है। इसी तरह कोरोना वायरस और कोविड-19 दोनों एक नहीं है, तो ये काज ऑफ डेथ दोनों की दोनों डिफरेंट हैं। जबकि मीडिया जो है वो कोरोना वायरस में मरने वालों को भी कोविड-19 के खाते में डाल के पेश कर रहा है, और बड़ी चालाकी से पेश कर रहा है कि इंसानों को समझ नहीं आ रही, वो समझ रहे कोरोना वायरस और कोविड-19 एक ही चीज़ है। तो हमें जो दुनिया पूरी में सिर्फ एक ऐसा टूल है जो ये बताता है कि इस बंदे को कोविड-19 है, इसके अंदर कोरोना वायरस SARS-2, नोवेल SARS-2 है। और वो जो टूल है वो एक मशीन है जिसे PCR टेस्ट किट कहते हैं। PCR टेस्ट किट जो है उसका काम ये है
कि वो हमारे पास वही एक सोर्स है, हम पूछते हैं जी आपको किसने बताया आपको कोरोना वायरस है, तो लोग कहते हैं जनाब वो हमें तो डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर को किसने, कौन कह रहा है, साइंस कह रही है, और कौन कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं, और कौन कह रहा है, रिसर्चर कह रहे हैं, और कौन कह रहा है, WHO कह रहा है, और कौन कह रहा है, मीडिया कह रहा है। इन सब के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई जनाब? वो PCR किट पे उसका टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि ये इस बंदे को कोरोना वायरस या कोविड-19 हो गया है, ये इन्फेक्टेड है और विक्टिम हो गया है। PCR टेस्ट जो है, PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। 1993 में डॉक्टर कैरे मोलिस ने ये मशीन इजाद की थी, वो इन्वेंटर था इसका, और इस पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और उसने ये कहा कि ये मशीन जो है वो किसी भी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो प्रोटीन्स के रिएक्शन में जो चेन आता है, जेनेटिकल चेन, ये सिर्फ उसको स्टडी करती है। ये नहीं बता सकती कि इसके अंदर कौन सा वायरस है, चुनाचे जीका हो, इबोला हो, या H1N1 स्वाइन फ्लू का वायरस हो, या HIV पॉजिटिव का वायरस हो, या चिकनगुनिया का वायरस हो, या डेंगू का वायरस हो, या फिर ये नाम नेहाद कोविड-19 का वायरस हो। इन सब को चेक करने की एक ही मशीन है और वो PCR टेस्ट किट है। और वो PCR टेस्ट किट का जो इन्वेंटर है वो ये कह रहा है कि ये नहीं बता सकती कि वायरस कौन सा है, ये बताती है कि उसकी वजह से जो जेनेटिकल प्रोटीन रिएक्शन आता है वो उसकी एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। फिर दूसरी बात ये कि आप अगर ये किट खरीदें तो इसके साथ इसका एक मैनुअल भी आता है जिसपे बहुत वाज़ेह तौर पे एक रेगुलेटरी लिखी हुई है कि ये तशखीस किसी भी जगह पे किसी मर्ज की तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाला आला नहीं है, बल्कि ये एक रिसर्च टूल है। यानी कि मैन्युफैक्चरर भी इसको रिकमेंड नहीं कर रहा है कि इससे आप कोरोना वायरस या कोविड-19 को टेस्ट करें कि इंसान में वो है कि नहीं है। फिर देखें, इन्वेंटर जो है वो भी ये नहीं कह रिकमेंड नहीं कर रहा है इसको, PCR टेस्ट को। फिर ये जो इन्वेंटर के बाद मैन्युफैक्चरर भी इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, CDC भी रिकमेंड नहीं कर रहा, कोक्रेन भी रिकमेंड नहीं कर रहा। रिकमेंड सिर्फ एक इदारा कर रहा है और उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके पास भी कोई दलील नहीं है इसको रिकमेंड करने की कि इसके ज़रिए टेस्ट कीजिए। और इसका स्पेसिफिसिटी जो है वो 99% है एट द मोस्ट, के ज़्यादा से ज़्यादा ये हर 100 में से एक रॉन्गली पॉजिटिव बता देगी। मतलब कि जब आप 1000 लोगों का टेस्ट करेंगे तो ये 10-12 लोगों का रॉन्गली पॉजिटिव बता देगी। अच्छा, ये भी हो गया। फिर ये है कि ये इस टेस्ट की हमें ज़रूरत ही क्यों है? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारे जितने भी पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कोई भी बीमारी जब हम पे हमला करती है तो वो हमारे ब्लड में होती है। हम अपने ब्लड में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जब हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसके लिए इलाज के लिए दवा दे देते हैं, वो दवा काम करती है, इंसानों को सेहतयाब हो जाते हैं इंसान। लेकिन वायरस एक ऐसी मखलूक है जो कि इंसान को बहुत समझदार होता है, वो इंसान के ब्लड में नहीं आता, वो बराह रास्त इंसान के सेल के अंदर दाखिल हो जाता है और राइबोसोम और जो DNA होता है इसके करीब जाके डिप्लॉय हो जाता है और फिर इनमें से प्रोटीन्स चोरी करके अपने आप को हेल्दी भी करता है, जिंदा भी करता है और अपनी प्रोडक्शन भी करता है। तो जो चीज डिटेक्ट ही नहीं हो सकती ब्लड में, तो आप उसका किस चीज का टेस्ट करेंगे? ये कुछ ऐसे ही है जैसे कोई शख्स जो है वो आपके पास भागा भागा आए और कहे कि सर मेरे ऊपर जो है वो 10 डाकुओं ने हमला कर दिया है और उनके पास बहुत सारा असला है, 10-12 लोग हैं, 10-12 डाकू हैं, और आप जिसके पास आया है वो बंदा फरियाद लेके, उसकी टांग भी टूटी हुई है, उसको सही नज़र भी नहीं आता और वो खुद भूखा भी है और उस खुद को भी 2-4 बीमारियां लाहक हैं और वो किसी रोड पे पड़ा हुआ है और उसके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। अब वो इतनी कसम परसी के आलम में जिससे आपने मदद मांग ली है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहे कि नहीं भाई, पहले एक बात बता दो साफ साफ कि जिन डाकुओं ने तुम पे हमला करना है वो 10 हैं कि 12 हैं? अरे भाई 10 हैं कि 12 हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास उसका कोई हल है?
आपके पास कोई असला, कोई तोप, ऐसा कोई स्टिंगर मिसाइल, कोई बैलिस्टिक मिसाइल है जो आप उन 10-12 लोगों को मार सकते हैं, डाकुओं को? जब वो है ही नहीं तो फिर वो 10 हैं कि 12 हैं, से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है कि जो किसी तरीके से वायरस तक, जो वायरस को एक्सेस कर सके, उसका उसके ऊपर इफेक्ट आ सके, क्योंकि वो ब्लड में नहीं है। फिर आप किसी चीज की कब बना सकते हैं मेडिसिन? जब आप उसको देख लें, उसकी शेप को पहचान लें। वायरस के अंदर एक और अजीबोगरीब खूबसूरत एक फितरे खूबी पाई जाती है कि वो अपनी कल्ट चेंज कर सकता है। वो चंद घंटों में, चंद दिनों में, चंद मिनटों में, आज कुत्ता है तो कल हाथी बन सकता है, कल हाथी है तो परसों मच्छर बन सकता है। आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा दुश्मन है जिसको हमने मारना है? उसके लिए कौन सी मेडिसिन बनाएंगे? दूसरा ये कि मेडिसिन इंसान के सेल के अंदर असर नहीं करती, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। माइक्रोबायोलॉजी भी ये जानती है, और इसके अलावा मॉडर्न साइंस भी ये जानती है, मेडिकल साइंस भी जानती है, WHO भी ये बात जानता है कि ऐसी कोई दुनिया में दवा बनी नहीं है जो सेल के अंदर जाके असर करे। हाँ, अलबत्ता जब हम ये दवाएं खाते हैं कोई इस तरह की, तो वो सेल पहले से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर देता है। पहले उसने थोड़ी 10 न्यूटन की ताकत से अपने आप को बाइंड करके रखा होता है, फिर वो 500 न्यूटन की ताकत से सख्ती के साथ अपने आप को बंद कर लेता है। अब वो ज़्यादा मुश्किल में फंस जाता है वो सेल खुद भी, जब हम किसी को मेडिसिन दे रहे होते हैं। तो जब किसी चीज़ का हमारे पास इलाज ही नहीं है तो हम उसको डिटेक्ट क्यों करते हैं? हम उसका तज्जिया क्यों करते हैं? हम उसका डायग्नोज करने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि हमारी हालत तो उस भिखारी की तरह है जिसकी टांग भी टूटी हुई है, जो भूखा भी है, जिसको 4-5 बीमारियां भी लगी हुई हैं, जिसको बहुत सारे गम भी लाहक हैं। वो किसी की क्या मदद करेगा कि किसी को कैसे डाकुओं से बचा सकता है? इसी तरह इसमें भी आप नहीं कर सकते। तो ये टेस्ट बिसाते खुद अपनी जात में एक बहुत बड़ी वबा और अजाब है। PCR टेस्ट की स्पेसिफिसिटी जो मैंने अर्ज की, इसके ऊपर व्हाइट हाउस के डॉक्टर विर्ट्स जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं कोविड-19 के, उन्होंने कहा कि ये झूठा टेस्ट है। 50% से ज़्यादा ये गलत टेस्ट बता सकते हैं। इनके 100 आदमी का टेस्ट करें तो यानी कि हर दूसरे आदमी का झूठा बता सकता है, कि वो कहेगा कि हाँ जी इसको भी है ये वाला वायरस। फिर इसके ऊपर आइसलैंड में 100 बेहतरीन सेहतमंद लोगों के ऊपर टेस्ट किए गए, उसमें से भी उन्होंने 18-19 बता दिए कि इन लोगों को भी है। फिर फिनलैंड ने चंद दिनों बाद मार्च में ही ऐलान कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने टेस्ट करेंगे नहीं, रिजेक्ट कर दिया उसकी वजारत सेहत ने। तो PCR टेस्ट कोई आखिरी हकीकत नहीं है। खुदा का वास्ता लोगों को खौफ की बीमारी में मुब्तला मत कीजिए। फिर आप देखें अलमिया की बात, ये जो सब कुछ मैंने बता दिया, जब सब कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी इसका पता है, इसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिए, जिसमें पैराटिक मेडिसिन दी जाती हैं, फिर मलेरिया का कोर्स दिया जाता है, और उसके बाद कई ममालिक में जो है वो HIV पॉजिटिव का जो थेरेपी है वो वाली ART वो भी लोगों को दी जा रही है, जो इंतहाई मौलिक और ख़तरनाक है। तो ये उसका इलाज नहीं है। आप ये खिला के लोगों को मजीद मौत के मुंह में लेकर जा रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन सब खामोश है। ये नहीं समझ में आती कि इसके सामने इतना खामोश क्यों है सब। फिर जब ये लोग इकट्ठे हुए, इनको कहो ये तो छूत की बीमारी है, ये तो एयरबोर्न है, तो लोगों को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब उनको अलहदा कर दिया, उनको बंद कर दिया, उनको सील कर दिया, और वहाँ पे उनको इलाज क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कुछ पता नहीं है पूरी दुनिया में। और फिर उसके नतीजे में, और देखें आप कि सबसे बड़ा एंटीवायरल, इसके ऊपर भी ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो सूरज की किरणें हैं। आप जब क्वारंटाइन में किसी को लेके जाते हैं तो ताज़ा हवा से और सूरज से दूर कर देते हैं। जब ये दोनों चीज़ें उस बंदे तक नहीं पहुँचती तो उसके सेहतमंद होने के ज़्यादा चांसेस है या मर जाने के ज़्यादा चांसेस है। क्वारंटाइन भी हो गया, अमवात अगर फर्ज। और दूसरी बात यह है कि एक हमारी जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम इस तरह का है कि कोई भी वायरस जब हम पे अटैक करता है तो उसका अटैक 3 दिन से ज़्यादा अरसा तक हम पे नहीं रह सकता। 3 दिन के अंदर अंदर हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमाल का अल्लाह सुब्हान तआला के कुर्बान जाऊं उसने बनाया है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो उस पूरे वायरस को उठा के बाहर फेंक देता है। वो किस तरह? जैसे इंसान के ऊपर कोई वायरल अटैक होता है, उसको बुखार हो जाता है। बुखार ये एक टूल है, ये बीमारी नहीं है, ये एक टूल है जो कुदरत ने इंसान को दिया है। वो कहता है दिमाग बुखार की टेम्परेचर बढ़ाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से होता यह है कि जो वायरस की प्रोडक्टिविटी होती है, वो जो बढ़ रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो आपस में खुद ब खुद टूटना, रेजा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा टूल है इंसान को वॉमिट होना। तीसरा टूल है उसको मोशंस लग जाना।
ठीक है, या खांसी हो जाना, उसको खांसी लग जाना, ये सब टूल्स हैं जिसके तहत वायरस बाहर निकल जाता है, खत्म हो जाता है, तलफ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कि वायरल अटैक होता है, हम उसको बुखार के तोड़ने की दवाई देते हैं, जिससे कि वो उसके अंदर वो मुजाहमत पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब उसको बुखार की दवाई देते हैं तो उसको खांसी लग जाती है, वो इंसानी बॉडी इम्यून सिस्टम खांसी के जरिए इसको बाहर निकालना चाहता है, तो हम खांसी कफ सिरप लेना शुरू कर देते हैं, उससे रोकते हैं। तो इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो उसके बाद जो है वो उसको जो है लूज मोशन हो जाते हैं, वो लूज मोशन के जरिए तो हम उसको जो है ना कॉन्स्टिपेशन की दवाई ऐसी दवा देना शुरू कर दें जिससे उसके लूज मोशन रुक जाए। तो हम इसको खुद अपने यहाँ पे कंटेन करते हैं, रोक के रखते हैं कि तू अंदर ही रह और तू रेजिस्टेंस भी पैदा कर और अपनी आबादी भी बढ़ा और हमको तबाह भी कर। तो ये दवाइयाँ ये काम करती हैं। तो ये अमवात इसलिए हो रही हैं कि पूरी दुनिया ने ये बात तय कर लिया कि लोगों को दिखाना है, डराना है, मारना है। तो आपने जब ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए तो इससे लोगों ने मरना है कि ठीक होना है? आप इंसान की बॉडी को अल्कलाइन कर दें तो उसके अंदर से सारे वायरस ही निकल जाते हैं, और अल्कलाइन करने के लिए कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ अमवात जो हुई हैं, इसके ऊपर लियोनार्डो हॉरोविट्ज का, इसके ऊपर बहुत बड़ा वायरोलॉजिस्ट है, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उसने भी इस पर बड़ी तफसील से स्टेटमेंट दिया है, और लोगों ने भी किया है कि पूरी दुनिया में WHO हॉस्पिटल्स को जब कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक फैलता है, तो जब कोई भी हॉस्पिटल कहता है कि फलां बंदा जो मर गया हमारे पास आने के बाद ये इसी चिकनगुनिया में मर गया, चिकनगुनिया की उसको वबा फैली हुई है, तो वो उस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो उस पर रिश्वत मिलती है ताकि वो खौफ फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें खौफ में मुब्तला हों। ये खौफ एक कारोबार है जिससे कि मेडिसिन बिकेगी, जिससे कि वैक्सीन बिकेगी, जिससे कि लोग वैक्सीनेट होंगे। तो अमवात इसलिए भी हुई है, आप देखिए अब इटली में जो अमवात हुई है वहां पे तो हर साल 60-70 हज़ार बंदा मरता है, अमेरिका में भी इसी तरह ही मरता है, और बाकी दुनिया के ममालिक में भी इसी तरह मरता है। तो बड़ा डिजाइन करके इसको, इस वबा को उस वक्त एंट्री किया गया है, शुरू किया गया है कि जिस वक्त पूरी दुनिया अक्सर वैसा नजर जुकाम और बुखार और फ्लू में और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो इसे ILI भी कहते हैं, इसमें मुबतला होती ही होती है। तो अब वो जो उसकी वजह से डेथ टोल पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, इटली का, फ्रांस का, अमेरिका का, तो जर्मनी का, तो वो यही है जो कि इस साल भी हो रहा है। इसमें कौन सी ऐसी नई बात हो रही है? लेकिन अब हमने क्या किया है, मीडिया तमाम ड्रग फार्मा और तमाम के तमाम WHO, ये तमाम दुनिया के मुल्कों के वजारत सेहत जो हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सब एक पेज पे हैं। अब जो मेन वायरोलॉजिस्ट हैं, जो मेन माइक्रोबायोलॉजी के माहिरीन हैं, जो असल आलिम और फाजिल लोग हैं शोबे के, वो तो मीडिया की मेन स्ट्रीम में मीडिया उनको लेता ही नहीं है, उनको एंटरटेन ही नहीं करता, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता, इसलिए किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो इन अमवात के ऊपर जो हम इतना डर रहे थे, लोग कहते हैं कि सारा कुछ ही गलत है, फिर लोग तो मर रहे हैं, और लोग तो इन्फ्लुएंजा से मर रहे हैं, लोग तो कोल्ड से मर रहे हैं, लोग तो खांसी से मर रहे हैं, और ये हर साल मरते हैं। इटली में अगर इतने लोग मर गए हैं तो इटली में तो ऐसी 28% से ज्यादा नौजवान नहीं है, सब बूढ़े हैं। और उनके यहाँ पे, जहाँ पे ये जिस शहर में सबसे ज्यादा इटली में ये फैली, उस वहाँ पे जो कीमियाई मादे पाए जाते हैं उनके पानी में और उनकी हवा में, और जितनी फिजा वो टॉक्सिक है, वो भी दुनिया के टॉक्सिक तरीन शहरों में से एक है। तो वहां पे लंग्स की बीमारियां तो पहले से ही हैं, तो लोग तो मरेंगे। ये नई बात नहीं हो रही। बात जो असल जो हकीकत है उसके ऊपर आप बात नहीं करते, कोई करता। हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं, 90 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर जाते हैं, लगभग कोई अराउंड को 25-30 लाख से ज्यादा लोग दुनिया में, ये भी मैं कम बता रहा हूं, मेरा ख्याल है 60-70 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया में हर साल डायबिटीज की वजह से मर जाते हैं। उनकी तो कोई रिपोर्ट नहीं देता, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर तो डेथ तो रोज के रोज नहीं बता रहा होता मीडिया कि किस तरह लोग मर रहे हैं। तो लोगों की अमवात नेचुरल हैं, इनको जबरदस्ती कोविड-19 के खाते में डाला जा रहा है। इतना बड़ा खौफ और फियर क्रिएट कर लेने के बाद अब दुनिया पूरी की पूरी लॉकडाउन में चली गई है, और ये अजीबोगरीब तारीख इंसानी का पहला आलमी लॉकडाउन है। जैसे पेंडेमिक एक फेक चीज है ना, पेंडेमिक यानी कि ऐसी कोई वबा इन दुनिया में इंसानी तारीख में सामने है जो पूरी दुनिया में फैल गई हो,
ऐसी कोई अल्लाह ने वबा, ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसकी वजह से दुनिया से इंसान ही खत्म हो जाए। इंसान उसको चाहिए, जो इंसान तब भी दुनिया से खत्म होंगे जब अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह ने कह दिया मैं क़यामत वाले दिन चाहूंगा कि सब खत्म हो जाए, तब सब खत्म हो जाएंगे। इस बिला जवाज लॉकडाउन का पहिए की तारीख से लेकर आज तक पहली दफा पहिया जब रुक गया है 3500 साल में, तो ये इस लॉकडाउन की वजह से रुक गया है। अब आप डेथ टोल, अब आप मुआवजा इकट्ठा कीजिएगा कि लोग बीमारियों से जितने मरेंगे उससे ज्यादा लॉकडाउन में भूख की वजह से मर जाएंगे। और एट दी एंड लोग ये सोचेंगे, ये जब जिस दिन और लोगों के जहन में ये सोच आई कि हमने अंदर रह के खौफ से मर जाना है कोरोना वायरस को, कोविड-19 के, तो हम बाहर निकल के क्यों ना मर जाएं। जिस तरह के ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा कि घुटनों के बल खड़े होके, घुटनों के बल मैं अगर हूं और ऐसी हालत में मैं जिंदा रहूं तो इससे बेहतर है कि मैं खड़ा रहूं और मर जाऊं। तो ये बात ठीक है। अब दुनिया इस वक्त वैक्सीन के इंतजार में है कि किसी तरीके से वैक्सीन हमें दस्तयाब हो और ये हम इंजेक्ट करें और हम इस मुसीबत से जान हमारी छूट जाए। इस पूरे के पूरे एपिसोड, ये पूरे का पूरा जो ड्रामा है, जो नवंबर से चाइना में वुहान से नवंबर दिसंबर से चल रहा था 2019 से लेकर अभी तक, इसमें जिस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है वो है इंसान का दिफाई मैकेनिज्म, यानी कि इंसान का इम्यून सिस्टम। किसी ने दुनिया में, किसी भी चैनल ने, किसी भी डॉक्टर ने, WHO ने यह नहीं पढ़ाया कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है और हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, टी सेल्स और बी सेल्स क्या करते हैं, इंसान के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज कैसे जनरेट होते हैं, हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर हमें एतमाद पैदा हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आज के दिन तक मैंने किसी आलिम दीन को, किसी मस्जिद में बैठ के मेंबर को, किसी वजीर सेहत को इम्यून सिस्टम के ऊपर बात करते हुए नहीं देखा। जो इतना शाहकार निजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आप जो मर्जी उठा के देख लें, जितने भी पॉलिटिकल लोग और डॉक्टर्स हैं, किसी जगह से कोई खुशखबरी की बात, कोई उम्मीद की बात आपको नहीं सुनाएंगे। अब मैं आखिर में एक आपके सामने एक तस्वीर पेश करता हूं कि इंसान की बॉडी में जैसे इंसान को कोई चोट लगे, उसको कोई बीमारी लाहक हो, वो किसी प्रेशर में आ जाए, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, वो गमजदा हो जाए, तो इंसान की बॉडी खुद ब खुद से एक सेलुलर मटेरियल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और उसका नाम है एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स जो हैं, ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पे जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोटीन होती है इसको साफ करने का काम करती है, ये झाड़ू का काम करती है सेल के अंदर। तो जितनी भी टॉक्सिक्स होती हैं और जितनी भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको ये निकाल देती है इंसान की बॉडी उन सेल में से। और इस पर मज़ीद तहकीक ये सामने आई कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक्सोसोम्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कार्गो काम भी करता है। ये एक सेल में से RNA लेता है, उसके समझे एक कंटेनर है, एक बड़ा ट्राला है, और उस ट्राले पे ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करके जाती है और वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देती है। ये आपस में सेल्स में कम्युनिकेशन करने के लिए सिग्नल्स का काम भी करती है। ये एक समझें कि व्हाट्सएप का ऐप है, यूँ ख्याल कर लीजिए, या ऐसे ख्याल कर लीजिए कि ये एक डाक का निज़ाम है जिसमें फिजिकली खत ले जाके एक जगह से दूसरी जगह पेश किया जाता है। तो ये जितनी भी सेल्स के दरमियान मीडिएशन होती है वो भी एक्सोसोम्स के जरिए ही होती है। अब एक हुस्न इत्तफाक कह लें, साजिश कह लें, बायोलॉजिकल कोइंसिडेंस कह लें कि इंसान के जिस्म में जो एक्सोसोम्स हैं वो उनका जो सेल के अंदर डायमीटर होता है वो 500 नैनोमीटर का होता है। मिसाल के तौर पे ये ख्याल कर लीजिए कि ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये एक्सोसोम है और इसका जो डाया है ये 500 नैनोमीटर का है। तो जो हमारा कोविड-19 का वायरस है उसका भी डाया सेल के अंदर जब वो होता है तो वो 500 नैनोमीटर ही होता है। और जब
एक्सोसोम का जो मॉलिक्यूल है, जब वो इंसान के सेल में से बाहर निकलता है तो इसका डायमीटर छोटा हो जाता है और ये 100 नैनोमीटर का रह जाता है। हैरत की बात यह है कि जो कोविड-19 का वायरस है वो जब इंसान के सेल के अंदर होता है उसका भी डाया जो है वो 500 नैनोमीटर ही होता है और उस सेल के अंदर, और जब हम सेल से बाहर उसको निकाल लेते हैं तो उसका भी डाया जो है वो 100 नैनोमीटर रह जाता है। ये एक ऐसी रिजेंबलेंस है जो कि एक्सोम्स और कोविड-19 के वायरस में पाई जाती है। फिर इसके अलावा ये जो एक्सोसोम्स का मॉलिक्यूल है, इसकी सतह के ऊपर बाहर छोटे छोटे एंटीनाज लगे हुए होते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। इसके ऊपर जो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं एक्सोसोम्स पे, वो भी ACE2 कहलाते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो कोविड-19 के वायरस के ही सरफेस के ऊपर एंटीनाज या रिसेप्टर्स होते हैं वो भी ACE2 ही होते हैं। जिस तरह एक्सोसोम्स जो हैं उनके अंदर उनका जेनेटिकल मटेरियल जो है वो जिस पे वो कंटेन होता है वो RNA सेगमेंट होता है, और कोरोना वायरस का भी RNA सेगमेंट, कोविड-19 का भी RNA सेगमेंट होता है। और एक और कमाल की बात ये कि ये भी यानी कि एक्सोसोम्स जो हैं ये भी इंसान के लंग्स में पाए जाते हैं, और इसी तरह जो कोविड-19 है ये भी इंसान के लंग्स में पाया जाता है। तो या तो ये एक, और फिर एक और आखिरी बात ये कि एक्सोसोम्स और कोविड-19 फिजिकली इनकी शक्ल हूबहू एक जैसी है। तो जब किसी पे आप ये कहते हैं कि इसके अंदर कोविड-19, अलामतों की बुनियाद पे ही आप कहते हैं ना कोविड-19 है, तो ये कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता कि ये कोविड-19 है या एक्सोसोम्स है। अगर कोई एक्सोसोम्स का टेस्ट करे तो भी ये प्रोबेबिलिटी बाकी रहती है कि ये एक्सोसोम है कि या कोविड-19 है। और इसके साथ साथ एक और आखिरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसे कोविड-19 समझ रहे हैं वो एक्सोसोम्स हो, कोविड-19 हो ही ना, कोविड-19 कहीं एग्जिस्ट ही ना करता हो। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 और एक्सोसोम्स ये एक ही एंटिटी के दो नाम हो, यानी कि आपने इसको माजा भी कह दिया और मिराजुद्दीन भी कह दिया। तो माजा और मिराजुद्दीन दो अलग इंसान नहीं है, एक ही। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, माजा भी है और मिराजुद्दीन भी है। तो माजा और मिराजुद्दीन एक ही हैं, इस पर भी गौर फरमाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी आखिरी बात है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी पे कुछ लोगों ने काम किया और कमाल का काम किया और उनको ये समझ में आ गया कि ये एक्सोसोम्स तो इंसान में डेवलप होते रहते हैं और एक्सोसोम्स जो है वो इंसान के लंग्स में ही पाए जाते हैं, और ये इनको अगर हम लेबॉर्ट्री में चेक करेंगे तो ये साबित भी हो जाएंगे। तो और इनका जो सेल के अंदर जो डायमीटर होता है वो 500 नैनोमीटर होता है, और इनका जो सेल से बाहर जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर होता है, और इनके रिसेप्टर ACE2 होते हैं, और ये इंसान के लंग्स में पाए जाते हैं, और ये RNA सेगमेंट होता है, ये DNA सेगमेंट नहीं होता। तो इसका एक और नाम रख दिया उन्होंने, खाली रखने वालों ने वो नाम रख दिया उसका कोविड-19। अब दुनिया को तो एक्सोसोम्स का तस्वुर पता नहीं है कि एक्सोसोम्स किस बला का, किस चिड़िया का नाम है, वो तो कोविड-19 को जानते हैं। अब जब कोई उनको एक्सोसोम्स के बारे में बताएगा और फिर कोविड-19 के साथ उसकी रिजेंबलेंस सामने बताएगा तो उनको ये पता चलेगा कि ये दोनों एक ही एंटिटी तो नहीं है कहीं। तो अगर ये बात ऐसी ही है जैसी मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर ये हकीकत है जो मैं बात कह रहा हूं, और इसके ऊपर दुनिया में समझदार और संजीदा और पढ़े लिखे लोगों में दलाइल की बुनियाद पे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे और माइक्रोबायोलॉजी के बुनियादी उलूम के उसूलों की बुनियाद पे और वायरोलॉजी के बुनियादी तस्वुरात की बुनियाद पे इस बात पे इत्तफाक हो जाता है कि ये एक ही शख्स के दो नाम हैं, माजा भी यही है और मिराजुद्दीन भी यही है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर एक स्कैम है, ये एक फ्रॉड है। हमारे पास कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी ने बहुत इंटेलिजेंटली
ये एक ऐसा मंसूबा बनाया है इंसानों को लॉकडाउन करने के लिए, इस दुनिया की इकॉनमी को तबाह बर्बाद करने के लिए, और सबसे ज़्यादा स्पेशली काबतुल्लाह की के तवाफ़ को रोकने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत को रोकने के लिए, और हज को रोकने के लिए, और जुम्मे की नमाज को रोकने के लिए, और मसाजिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए, और माशरे में इंसानों को आपस में मोहब्बत के ताल्लुक़ को कैंची से काटने के लिए, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो बायोलॉजिकल रीज़न है, वो सपोर्टिंग जो बायोलॉजिकल रीज़न है, वो बेसिकली एक्सोसोम्स ही हैं। मैं दावत देता हूं लोगों को कि वो इस पर डिबेट करें। मैं दावत देता हूं इस बात की कि इस दुनिया के संजीदा लोग एक्सोसोम के ऊपर तहकीक करें, एक्सोसोम्स को पढ़ें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात सामने लेकर आएँ, और ये देखें कि क्या जब हम किसी का टेस्ट करते हैं, किसी तरीके से इस बात को सर्टन किया जा सकता है कि ये टेस्ट जो हमने किया है ये कोविड-19 का था, नहीं ये तो एक्सोसोम्स का था, नहीं ये तो कोविड-19 का था, ये नहीं बीच में से माइनस हो सकती है कि हम किसी एक तरफ आ जाएं। इसके लिए दावत फिक्र है। याद रखिए, वायरस एक बारिश की तरह दुनिया में बरस रहे हैं, और ये बारिश मुसलसल और ना खत्म होने वाली बारिश है। ये एक सेकंड में कई लाख वायरस एक इंसान के ऊपर हमलावर होते हैं। ये एक ऐसी बारिश है जो घर, गांव, शहर, पहाड़, रोड, रास्ता, शहर, बाजार, हर जगह मुसलसल हो रही है, और सुबह शाम की तफरीक के बगैर हो रही है। निज़ाम कुदरत ही कुछ ऐसा है कि ये बारिश इसी तरह तसलसल से साथ होती रहे। लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। वायरस की ये बारिश मुनक़ता हुए बगैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे उतारे जाने से पहले से हो रही है, और बगैर किसी इनक़ता के आज तक जारी है। वायरस के ये हमले इंसानी बका के लिए नागुज़ीर हैं। वायरस की ये यलगार इंसान के हयातियाती दिफाई मैकेनिज़्म को चाको चौबंद रखती है। इंसान डायनासोर्स की तरह दुनिया से इसलिए ख़त्म नहीं हुए क्योंकि इस दुनिया में वायरसेस मौजूद हैं। अगर इस सैयारे ज़मीन से वायरस ख़त्म हो गए तो इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।